हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज से हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड RBSE क्लास 10th जो साइंस सब्जेक्ट है उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में आज से हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड का 10th क्लास साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आप लोग उसका नाम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है वो दबा के और ऑल पर क्लिक करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर करना और उनको भी बताना कि इस चैनल पे 8th 9th का साइंस सॉल्यूशन के साथ राजस्थान बोर्ड की जो 10th साइंस है उसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल होने लग गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए यह रहा, नारू रोग का रोगजनक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले बहुचयनात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नारू रोग का रोगजनक है जीवाणु, कृमि, विषाणु और प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि नारू जो रोग होता है वह कृमि जनित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा। दूसरा प्रश्न देखिए, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। यहां आप लोगों को 4 ऑप्शन हैं, 120 180, 100 160, 140 100 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 80। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा, तंबाकू किस कुल का पादप है? मालवेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी और फेबेसी। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को एक ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलेनेसी गे वाला। तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा, मदिरा का मुख्य घटक है C2H5OH, CH3OH, CH3COOH, C6H12O6। तो मदिरा का जो मुख्य घटक होता है एथिल एल्कोहल होता है, जिसका दूसरा नाम एथेनॉल होता है। जैसा कि आप लोग फर्स्ट ऑप्शन में देख पा रहे हैं C2H5OH। इसका एक फॉर्मूला और है, वो भी हम लिख सकते हैं और वो भी आप लोगों को मिल सकता है, CH3CH2OH। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को ऑप्शन में मिल सकता है। अब देखिए, कार्बन कितने हो गए? 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 5, तो ये 5 हाइड्रोजन लिख दिया। और एक OH समूह है, ये OH समूह जोड़ दिया। इस प्रकार C2H5OH को CH3, CH2 और OH ये जो लिखा हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा भी आप लोगों को ऑप्शन में मिल सकता है। अब ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं आप लोगों को मैं बता देता हूं इनके नाम। देखिए, CH3OH ये तो होता है मेथेनॉल, CH3COOH ये होता है एसिटिक अम्ल और C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है उसका नाम हमें बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं, रतौंधी, रिकेटस, बांझपन और घेंगा। तो देखिए,
ये जो बाकी के रोग हैं, जैसे रतौंधी है, विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से, बांझपन विटामिन ई की कमी से, और घेंगा जो रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। गले में जो गोइटर वो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, उसमें सूजन आ जाती है, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो घेंगा को गोइटर भी बोलते हैं, गलगंड भी बोलते हैं, ये इसके उपनाम हैं। इस प्रकार ये जो बहुचयनात्मक प्रश्न थे 5 वो आपके कंप्लीट होते हैं। अगले प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें प्रश्न संख्या 6 से आपके प्रश्न दिए हुए हैं। छठा प्रश्न है अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? अफीम का जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। उत्तर देखिए, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है। क्या नाम है? पेपेवर सोमनिफेरम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? वसीय यकृत रोग का कारण पूछ रहा है। तो मदिरा जो होती है, एल्कोहल, इसी के प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। मदिरा के प्रभाव से ही वसीय यकृत रोग हो जाता है, और इसका कारण क्या होती है? एल्कोहल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। तंबाकू के हानिकारक तत्व की बात करें तो क्या हो गया? निकोटीन हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रक्तचाप यानी बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है? तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम रक्तचाप मापी, स्फैग्नोमेनोमीटर, स्फैग्नोमेनोमीटर ये इसका नाम होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमने देखा था कि नारू रोग जो था कैसा रोग था? कृमि जनित रोग था, कृमि से होने वाला रोग था। इसके रोगजनक का नाम पूछ रहा है, यानी उस कृमि का नाम पूछ रहा है कि कृमि का नाम क्या है। तो कृमि का नाम आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए इसका आंसर है, नारू रोग के रोगजनक का नाम ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है। इस प्रकार आप लोगों के ये अति लघुतरात्मक प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं। देखिए ऐसे कोई भी नाम जो इंग्लिश से हिंदी में लिखे गए हैं तो उनका अगर आप इंग्लिश में नाम याद करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, याद करने की दृष्टि से ज़्यादा बेटर रहता है अगर इंग्लिश के थ्रू याद करते हो तो। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगले प्रश्नों का प्रकार आता है लघुतरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको कहते हैं। देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है? यह जो प्रश्न है संतुलित भोजन की परिभाषा और कुपोषण की परिभाषा के बारे में जानना चाहता है। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने ये रहा, संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हों। भाई संतुलित भोजन किसे कहा है? कि संतुलित भोजन हम उसे कहेंगे या वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हों उसे संतुलित भोजन कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज जैसे पोषकों के साथ साथ रेशों व जल जैसे घटकों का होना अनिवार्य है या आवश्यक है। यानी संतुलित भोजन वह होगा जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होंगे और उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, इनके साथ साथ रेशे और जल भी आवश्यक उपस्थित हों। बात करते हैं दूसरे की। इसमें कुपोषण भी पूछा है, तो कुपोषण किसे कहेंगे? लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। यानी कोई बालक पोषण जो ले रहा है उसमें लंबे समय से किसी भी एक पोषक तत्व की कमी चल रही है तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण वह
बालक जो होगा कुपोषण का शिकारी हो जाएगा, यानी कुपोषण से वह ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। भाई मानव के पोषण में या बालक के पोषण में प्रोटीन की कमी है, जो पोषक तत्व है प्रोटीन, इस प्रोटीन की कमी है तो उससे उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए आंसर है इसका कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में मानव शरीर में निम्न प्रभाव पड़ते हैं। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभावों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये 6 प्रभाव दिखाई देते हैं। अब इनके एक एक के बारे में बात करेंगे। बच्चों का शरीर सूजकर फूल जाता है, बच्चों के शरीर में सूजन आ जाती है और वह फूल जाता है। उसे भूख कम लगती है, उस बालक को भूख कम लगती है जिसमें प्रोटीन की कमी होगी। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क यानी सूखी पड़ जाती है, धीरे धीरे त्वचा काली पड़ने लग जाती है और धब्बेदार होकर ये फटने लग जाती है। त्वचा पर धब्बे बनने लग जाएंगे और धीरे धीरे इनमें क्या होगी, छोटी छोटी दरारें त्वचा पर बनने लग जाएगी। अगली बात करते हैं, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर होता चला जाता है धीरे धीरे, और आंखें कांतिहीन हो जाती है, अंदर धंस जाती है। कांति का मतलब है जो आंखों में चमक होती है, चेहरे पर जो चमक होती है वो कम हो जाती है, और आंखें जो है जिस लेवल पर आंखें होनी चाहिए उसकी अपेक्षा आंखें अंदर की तरफ धंस जाती है, गड़ी गड़ी आंखें जो दिखाई देती है। ये कैरेक्टर आप लोगों को दिखाई देंगे। तो इस प्रकार आप लोगों ने प्रोटीन की कमी से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो देख लिए आपने। ये 6 प्रभाव आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि पीने योग्य जो जल है उसके गुण कौन कौन से हैं। आंसर आप लोगों के सामने ये रहा कि पीने योग्य जल के गुण जो भी हैं, आप लोगों के सामने 4 गुण लिखे हुए हैं। पहला गुण है कि जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, और जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। इनको एक बार स्पष्ट करते हैं अपन देख के। देखिए पहला लिखा हुआ है आपके सामने कि जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। भाई जल में अगर हानिकारक सूक्ष्म जीव होंगे वो हमारे पेट में जाएंगे और पेट में जाके परिवर्तन करेंगे, और उन परिवर्तनों की वजह से हमारी शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन होंगे और हम बीमार होंगे, सीधी सी बात है। तो सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। दूसरा, जल का पीएच संतुलित हो। सामान्य स्थिति में देखें तो शुद्ध जल का अशुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है, इससे कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो पीने योग्य जल है उसका जो पीएच है वो संतुलित होना चाहिए। अगर वो संतुलित नहीं है तो हमारे शरीर में एसिड और बेस की जो मात्रा है वो बढ़ घट सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है तीसरा गुण देखते हैं, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। जल है तो जल में क्या होता है, जल का फॉर्मूला H2O होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, और इन दोनों की निश्चित मात्रा होती है, तब ही वो जल क्या होता है, पर्याप्त शुद्धता लिए हुए रहता है। चौथा देखिए, जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। जल में कोई भी, जैसे किसी पारदर्शी पात्र में हम लें और उस पात्र में जल को डालें तो उसमें हमें छोटे छोटे कण भी नहीं दिखाई देने चाहिए, न तो कोई सूक्ष्म जीव दिखाई दें और न ही कोई वनस्पति के कण दिखाई दें। अगर ये 4 कैरेक्टर कोई जल फॉलो करता है तो वह पीने योग्य है, अन्यथा पीने योग्य नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा। 14वां प्रश्न कहता है कि दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या हैं। दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। दुष्प्रभाव भी यहाँ पे प्रश्न में हो सकता है, या हानिकारक प्रभाव भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दूषित जल के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ
ये लिख सकते हैं जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। दूषित जल के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। दूषित जल के दुष्प्रभाव निम्न हैं। पहला, यदि दूषित जल का उपयोग पीने के काम में लेते हैं तो हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। यदि दूषित जल का उपयोग हम पीने के काम में लेते हैं, यानी पीने के लिए अगर दूषित जल का उपयोग कर रहे हैं तो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हम हो जाएंगे, या ऐसे मान लो कि विभिन्न बीमारियां जो है उनको हम न्योता दे देंगे और वो आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश करके जो बैक्टीरिया है, दूषित जल है, वो हमारे शरीर में परिवर्तन करेगा और बीमारियां हो जाएगी। दूसरा प्रभाव है इसका दुष्प्रभाव कि दूषित जल में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हैजा, पेचिश जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगर दूषित जल हम पीते हैं तो उसमें देखो विषाणु भी हो सकता है, जीवाणु भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, कृमि भी हो सकता है। इनकी वजह से हमें हैजा और पेचिश ऐसी जो खतरनाक बीमारियां हैं इनका सामना करना पड़ सकता है और हम बीमार हो सकते हैं। बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की, तो गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी होता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। गंदे पानी का उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो वायरल संक्रमण हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस हो जाता है, फ्लू हो जाता है, कोलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है और पीलिया हो जाता है। इतनी सारी बीमारियां हो सकती है और जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। ध्यान दीजिए, ये जो पीलिया है, पीलिया एड्स से भी कई गुना खतरनाक है। अब आप लोगों ने एड्स पढ़ा होगा, एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है, उससे कई गुना खतरनाक है ये पीलिया रोग। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। चौथा कैरेक्टर आप लोगों के सामने ये रहा। दुष्प्रभाव जो है वो है चौथा दुष्प्रभाव कि बाला नारू रोग कभी राजस्थान में गंभीर समस्या था। इसका रोगजनक कौन सा है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, यहाँ बिंदी लगा लीजिएगा। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि है और इसकी मादा कृमि अपने अंडे हमेशा परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है। ऐसे दूषित जल के उपयोग से ये रोग दूसरे लोगों में फैल जाता है। यहाँ आपने देखा चौथा जो दुष्प्रभाव है वो कि बाला या नारू रोग कभी राजस्थान में बहुत भयंकर गंभीर समस्या थी और इसके रोगजनक की बात करें तो इसका रोगजनक आप लोगों को याद रखना है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ये कृमि है इसका। इसकी मादा कृमि अपने अंडे हमेशा परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है और जैसे ही उस जल को कोई पीता है तो ऐसे दूषित जल के उपयोग से ये रोग दूसरों में फैलता है। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि अफीम के दूध में कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं। अफीम का जो दूध है उसमें कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है कि अफीम के दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य एल्केलॉइड कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला तो होता है मार्फिन, दूसरा है कोडिन, तीसरा है निकोटिन, चौथा है सोमनिफेरिन और पांचवा है पेपेवरिन। इनमें से ध्यान देना, ये जो निकोटिन है ये तंबाकू में भी पाया जाता है। तंबाकू में निकोटिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है या एल्केलॉइड पाया जाता है। अब यहाँ आप लोगों के 2 प्रश्न क्लियर हो गए। एक तो ये कि अफीम जो होता है, अफीम के दूध में कितने एल्केलॉइड पाए जाते हैं? 30 एल्केलॉइड पाए जाते हैं। 5 मुख्य इस प्रश्न में पूछे गए हैं जो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। और निकोटीन के बारे में आप लोगों को एक पता और चला है कि तंबाकू का जो हानिकारक पदार्थ होता है वो भी क्या होता है? निकोटीन होता है। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 16वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है कि तंबाकू से होने वाली हानियां लिखिए। तंबाकू से कौन कौन सी हानियां होती है उनके बारे में यह प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो देखिए, तंबाकू से होने वाली हानियों के बारे में अपन बात करते हैं। ये रही आप लोगों के सामने तंबाकू से होने वाली हानियां। देखिए, पहली हानि के बारे में बात करते हैं कि तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर लगातार कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसमें मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। दूसरी बात करें इसकी तंबाकू के सेवन से हानि
कि गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ सकती है। यानी भ्रूण का जो विकास है उसकी गति क्या होगी, मंद पड़ जाएगी, धीरे धीरे गति होगी। तीसरा जो हानि है तीसरी, उसकी बात करते हैं कि तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन, कौन सा पदार्थ पाया जाता है तंबाकू में, निकोटीन, जिसके बारे में मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी आप लोगों को बताया था कि तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब, बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर, वह हृदय स्पंदन दर जो होती है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि दीवार को मोटा करता है तो बीपी बढ़ती कैसे है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। और हार्ट बीट जो होती है, हृदय स्पंदन दर होती है, ये कैसे बढ़ती है। जैसे मान लीजिए ये कोई धमनी है, यहाँ से ब्लड यहाँ से बहता हुआ आ रहा है। अब ब्लड बहेगा, लेकिन तंबाकू के सेवन से जो निकोटीन जा रहा है यहाँ पे दीवार के आसपास में इकट्ठा हो जाएगा। तो बताइए दीवार मोटी होगी या नहीं। अब दोनों तरफ से दीवार मोटी होगी, फिर इसके बीच से ब्लड निकलेगा। तो एक स्थिति तो देखो ये थी कि इतनी बड़ी ये वाहिनी थी, धमनी थी, और यहाँ इसका आकार क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ तो ये स्वतंत्र रूप से जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आते ही क्या होगा, इसकी जो क्षेत्रफल है वो कम हुआ या नहीं। अब क्षेत्रफल कम होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसीलिए बीपी बढ़ जाएगी। अब यहाँ से रक्तदाब, बीपी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर, और जैसे ही ये बढ़ेगा तो देखिए तेज गति से रक्त कहाँ जाएगा, अपने हार्ट में जाएगा, और हार्ट में जैसे ही तेज गति से ब्लड जाएगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, तेज गति से जाएगा तो कोशिकाएं जो हैं बाकी की वो भी तेज स्पीड से रक्त को ग्रहण करना चाहेगी। तो रक्त आने और जाने की जो प्रोसेसिंग हार्ट में होगी उसकी भी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार अगर हम देखें तो ब्लड के आने की और जाने की स्पीड बढ़ जाएगी, तो हृदय को स्पंदन भी स्पीड से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं कि तंबाकू में पाया जाने वाला जो निकोटीन है वो धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे बीपी बढ़ जाती है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। चौथी हानि हम देखते हैं कि सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। आपको पता होगा कि ऑक्साइड अगर एक होता है तो उसके लिए मोनो यूज करते हैं, दो होते हैं तो डाई, और ऑक्साइड अगर 3 होता है तो ट्राई कर लेते हैं यूज, और ऑक्साइड मान लो 4 हैं तो टेट्रा, इस शब्द का उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं, RBC जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसको नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की जो क्षमता होती है उसको कम कर देती है। भाई हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त हमारे शरीर में जा रहा है, उसके साथ साथ ही क्या जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है। अब ब्लड क्या होगा, जैसे धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यह RBC को नष्ट करती है, और RBC को नष्ट करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम होता है, और RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है HB, वही क्या करता है, ऑक्सीजन का या CO2 का, वायु का क्या करता है, परिवहन करता है। अब RBC में कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होगी तो O2 का परिवहन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार ये चौथी हानि आपने देखी कि कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं RBC को नष्ट करती है और रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देती है। ठीक है, इस प्रकार ये 4 हानियां आप लोगों ने देखी तंबाकू के उपयोग से या सिगरेट के उपयोग से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो रोग है उसके लक्षण पूछ रहा है, उसके कारण पूछ रहा है। देखिए आप लोगों के सामने आंसर ये रहा। लक्षण देखते हैं पहले इसके कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जबड़ा ठीक से नहीं खुलता, मुंह में घाव, छाले और सूजन आ जाती है, जो कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं।
अब ये जो रोग है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इस रोग का लक्षण तो हमें पता चला, कारण भी हमें पता करना है कि किसकी वजह से ये होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हमारे शरीर में। अगर सब म्यूकस रोग फाइब्रोसिस रोग हो रहा है तो उसका कारण क्या है? इसका कारण है गुटखे के उपयोग से इस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। अगर अपन गुटखा या तंबाकू का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, तो इन गुटखे के उपयोग से, गुटखा खाने से हमारे शरीर में क्या होगा? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होगा। इसमें होता क्या है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है, मुंह में घाव हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है और ये लास्ट में कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग है, इसका हमें कारण और लक्षण पता चल गए हैं। लक्षण क्या है? मांसपेशियां कठोर, जबड़ा ठीक से नहीं खुलेगा, घाव हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, सूजन आ जाएगी और कैंसर में परिवर्तित हो जाएगा। कारण क्या है? गुटखे का उपयोग ही इसका कारण है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अब प्रश्न आ रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा 18वें प्रश्न को देखिए। क्वाशियोरकोर रोग क्या है? इसके लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। क्वाशियोरकोर जो रोग है इसके बारे में हमें बताना है, इसके लक्षण भी हमें बताने हैं और इसकी रोकथाम के उपाय भी हमें बताने हैं कि ये किसकी वजह से होता है और इसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले क्वाशियोरकोर रोग के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्वाशियोरकोर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वाशियोरकोर जो रोग है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों को क्वाशियोरकोर कहते हैं। गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अधिकांशतः छोटे बच्चे इस रोग से ग्रसित होते हैं। किशोरावस्था में और गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त भोजन की अति आवश्यकता होती है। अगर किशोरावस्था और गर्भवती महिला को प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता है तो देखो, किशोरावस्था में नहीं मिला तो किशोर कुपोषण का शिकारी हो जाएगा। गर्भवती महिला को प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिला तो गर्भवती महिला के होने वाला जो शिशु है वो शिशु कुपोषण का शिकारी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा क्वाशियोरकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और गरीबी के कारण बालक प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ये छोटे बच्चों में अधिकांशतः होता है, एक तो किशोरावस्था में और एक गर्भवती महिला में। अगर कुपोषण की, प्रोटीन युक्त भोजन की कमी हो जाती है तो उससे होने वाला जो शिशु है वो भी कुपोषण का शिकारी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं। देखिए, पहला है क्वाशियोरकोर ए और दूसरा है मेरस्मस। भाई क्वाशियोरकोर रोग में क्या हो जाता है? बच्चा इतना ऐसा दिखाई देने लग जाता है, पेट मोटा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। मेरस्मस में हड्डियों का ढांचा सिर्फ रह जाता है। प्रोटीन की कमी से ये दोनों रोग हो रहे हैं। देखो, ये एक तो क्वाशियोरकोर है, दूसरा मेरस्मस है। और इन दोनों रोगों में शिशु की या बालक की स्थिति कैसी हो जाती है आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। क्वाशियोरकोर की कमी से तो, या क्वाशियोरकोर रोग में बालक ऐसा हो जाता है और मेरस्मस में बालक ऐसा होता है, हड्डियों का ढांचा बच जाता है और क्वाशियोरकोर में पेट फूल जाता है, कुपोषण के शिकारी हो जाते हैं इसमें। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं, क्वाशियोरकोर के लक्षणों की। तो यहाँ पे डायग्राम में जो आप लोगों ने देखा उसके अनुसार कुछ लक्षण तो आपको पता चल ही गए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वाशियोरकोर रोग के लक्षणों की। तो क्वाशियोरकोर के जो लक्षण है ये निम्न हैं। 5-6 लक्षण ये दिए हुए हैं, 6, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले लक्षण की। तो पहला लक्षण आप लोगों को दिया हुआ है कि बच्चों का पेट फूल जाता है। जैसा भी आप लोगों ने ऊपर डायग्राम में देखा था, बच्चे का पेट फूला हुआ था लेकिन पूरा कमज़ोर था। इन्हें भूख कम लगती है, पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है। इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क हो जाती है और काली धब्बेदार होकर फटने लगती है, जैसा अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर ढांचा रह जाता है, लेकिन पेट फूला हुआ रहता है, पेट मोटा रहता है। और आंखें कांतिहीन अंदर धंस जाती है और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मेरस्मस रोग कहते हैं। आंखें कांतिहीन हो जाती है, अंदर धंसने लग जाती है और ऐसी स्थिति जब होती है
कुपोषण के शिकार में, तो बालक क्वाशीओरकोर का जो बीमारी होती है वो किस में बदल जाती है, मेरस्मस में बदल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रोकथाम के उपायों की, कि क्या क्या उपाय इसकी रोकथाम के लिए हम कर सकते हैं क्वाशीओरकोर के रोकथाम के लिए। देखिए, रोकथाम के उपाय यहाँ पर दिए हुए हैं। इस रोग से ग्रसित बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं आदि को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करवाना चाहिए और चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। 2 काम यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला काम तो है कि इस रोग से जो भी ग्रसित बच्चे हैं, किशोर हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करवाना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखनी चाहिए, चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। अगर ये 2 काम हम करते हैं तो प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं या कुपोषण के शिकारी जो हैं उनको बचाया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि समाज में अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकते हैं। समाज में अफीम के प्रयोग की जो प्रथा चल रही है उसको आप कैसे रोक सकते हैं। अगर आपको इस जिम्मेदारी के लिए इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए रोकने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, समाज में अफीम चलने की प्रथा को रोकने के लिए अगर हमको ऐसा कहा जाता है तो हम ये कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य है कि हम लोगों को अफीम के नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देंगे। अगर डायरेक्ट किसी को अपन मना करेंगे कि आपको अफीम का सेवन नहीं करना चाहिए, तो उसको नेगेटिव भी ले सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोगों को अफीम के नशे से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनको बताएंगे, तो उनके दिमाग में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि यार हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो वो सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात है, गम या खुशी के अवसर पर की जाने वाली अफीम की मनोहार की प्रथा का विरोध करेंगे। जैसे किसी के गम हो जाता है, खुशी हो जाती है, तो उस समय अफीम का सेवन किया जाता है, अफीम की मनोहार की जाती है, तो इस प्रथा का हम विरोध करेंगे और उसको रोकने का भी प्रयास करेंगे। तीसरी बात है कि जो माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है, उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाएंगे तथा उन्हें बतलाएंगे कि इससे बच्चे को अफीम की लत लग जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महिलाएं जब परेशान हो जाती है तो छोटे बच्चे को सुलाने के लिए वो क्या करती है, अफीम खिलाती है। अफीम खाने से उसमें क्या होगा, उसमें नींद आने लगेगी बच्चों को, तो इसलिए वो अफीम का उपयोग करती है। अब ऐसा अगर कोई महिलाएं कर रही है तो उनको हम समझाएंगे। कैसे समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि अगर बच्चे को आप सुलाने के लिए बार बार अफीम खिलाती रही तो बच्चा बड़ा होकर इस अफीम का क्या बन जाएगा, आदी बन जाएगा। इस अफीम की इसको लत लग जाएगी, तो इसको अफीम नहीं खिलाना चाहिए। अगला बात करते हैं चौथा। देखिए, चौथा क्या है, इस प्रथा को रोकने के लिए कौन सा कार्य आप कर सकते हैं। चौथा, हम अपने विद्यालय तथा अन्य विद्यालयों में अफीम के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन करेंगे। जैसे विज्ञान मेले लगते हैं, कोई भी प्रतियोगिता होती है, तो एक प्रतियोगिता अपने विद्यालय में या आसपास कोई भी विद्यालय है तो उसमें अफीम के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों को बताने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे और उस कार्यशाला में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने के लिए कहा जाएगा। अब जैसे बच्चे उसमें शामिल होंगे स्टूडेंट्स, तो घर पे जाकर वो उसके कुप्रभाव या दुष्प्रभाव बताएंगे। अगर उनसे रिलेटेड कोई व्यक्ति अफीम का सेवन करता है तो हो सकता है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और वो उसको छोड़ने का प्रयास कर सकता है। अब बात करते हैं इसके 5वें कार्य की, कि 5वां कार्य हम क्या कर सकते हैं। हम नुक्कड़ नाटक द्वारा तथा रैलियां निकालकर भी समाज में अफीम चलन के विरुद्ध जन जागृति उत्पन्न करेंगे। भाई, नुक्कड़ नाटक जो है वो भी हम कर सकते हैं किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में, और रैलियां निकाल कर भी हम समाज जो है उसको अफीम के चलन के विरुद्ध बता सकते हैं। इसका विरोध करने के लिए हम उनको कह सकते हैं। इस प्रकार ये 6 कार्य हम कर सकते हैं। 5 कार्य कौन कौन से कार्य आप लोगों ने किए, अभी मैंने बताया कि लोगों को अफीम के नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देंगे। दूसरा, गम खुशी के अवसर पर अफीम की मनोहार की जो प्रथा है उसका विरोध करेंगे। तीसरा है, जो माताएं बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है उन्हें समझाएंगे कि अगर ऐसा करती रही तो बड़ा होकर ये इसका अफीम का आदी बन जाएगा, उसके लत लग जाएगी। चौथा, हम कार्य करेंगे कि विद्यालय और अन्य, खुद के विद्यालय में भी और अन्य विद्यालय में भी अफीम के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों की कार्यशाला का आयोजन करेंगे। 5वीं बात है कि हम नुक्कड़ नाटक या रैलियां निकालकर
जन जागृति द्वारा गांव के या आसपास के लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे। अगर ये 5 कार्य हम करते हैं तो इनका कुछ न कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है आप इस कार्यशाला में या इस प्रचलन जो है, इसकी प्रथा है, रोकने में 100% भी आप सफल हो सको। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट होता है। आप इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 20वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। विटामिन की कमी से या विटामिन से जो कुपोषण होता है उसके रोग और उन रोगों के लक्षण हमें लिखने हैं। तो देखिए देखते हैं रोग और उनके लक्षण। विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग और उनके लक्षण यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्रम संख्या इस कॉलम में दी हुई है। यहाँ विटामिन के नाम दिए हुए हैं, कमी से होने वाला रोग दिया हुआ है और यहाँ पर रोग के लक्षण दिए हुए हैं। देखते हैं सबको एक एक को। नंबर 1 पे है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसके लक्षण क्या है कि तेज प्रकाश होगा उस समय या रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी जो है थायमिन B12 है। थायमिन जो है विटामिन बी का जो B12 होता है वो उससे बेरी रोग होता है। बेरी रोग के लक्षण क्या हैं? हृदय धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, नेक्स्ट विटामिन की। तीसरा विटामिन है राइबोफ्लेविन B2। विटामिन B2 जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। रोग के लक्षण क्या हैं? मुख के किनारे होठ की त्वचा का फटना। मुख के किनारे भी फट जाते हैं, होठ की त्वचा भी फट जाती है और इनकी स्मृति कमज़ोर हो जाती है। ये लक्षण दिखाई देते हैं किसमें? राइबोफ्लेविन विटामिन जो है उसकी कमी से जो रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस, इसकी कमी से, इस रोग की उपस्थिति में ये लक्षण दिखाई देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की जिसका नाम है नियासिन B3 जिसको हम कहते हैं। इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा। कौन सा रोग हुआ? पेलेग्रा। और इस रोग के लक्षणों की बात करें तो जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लग जाती है। ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले विटामिन की, एस्कोर्बिक अम्ल जिसको हम कहते हैं विटामिन C। इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी और स्कर्वी रोग के लक्षण हैं मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। मसूड़ों से खून आएगा, त्वचा पर चकत्ते बनेंगे। ये लक्षण किसके होंगे? स्कर्वी रोग के। किसकी कमी से होगा? C की कमी से होगा, विटामिन C की कमी से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। विटामिन है कैल्सीफेरोल जिसको विटामिन D भी कहते हैं। रिकेट्स रोग होता है इसकी कमी से और लक्षण क्या रहेंगे इसके कि पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास आ जाते हैं। पैरों की जो हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है और घुटने पास आ जाते हैं। इस प्रकार आपने ये जो सारे विटामिन हैं इनकी विटामिन भी देख लिए, इनकी कमी से होने वाले रोग भी देख लिए और रोगों के लक्षण भी देख लिए। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं स्पीड से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा, प्रकाश रात्रि में दिखाई नहीं देगा। थायमिन B12 जो है बेरी, हृदय धड़कन कम हो जाएगी, पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर हो जाएगी। तीसरा है राइबोफ्लेविन B2, राइबोफ्लेविनोसिस रोग होगा, मुख के किनारे होठ की त्वचा का फटना और स्मृति भी कम हो जाएगी। नियासिन होता है B3 जिससे पेलेग्रा रोग होता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना स्टार्ट हो जाती है। एस्कोर्बिक अम्ल होता है विटामिन C जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, ये इसके लक्षण होते हैं। और अगला और लास्ट है कैल्सीफेरोल विटामिन D, रिकेट्स रोग होता है इसकी कमी से, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास आ जाते हैं। इस प्रकार ये 6 जो विटामिन हैं इनकी कमी से होने वाले रोग और इनके लक्षण आप लोगों को पता चल गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं अपने नोटबुक में या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट 21वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है
कोल्ड ड्रिंक्स से हमारे शरीर में पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी हम कोल्ड ड्रिंक्स जो है पेय पदार्थ, इसके उपयोग से हमारे शरीर पर कौन कौन से हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे उनके बारे में ये जानकारी चाहता है। देखिए इसका आंसर है, कोल्ड ड्रिंक्स से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, जिनमें पहले की बात करें कि कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित लीडेन, डीडीटी, मेथिलियन और क्लोरपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु और प्रजनन संबंधी बीमारियों और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में लीडेन होता है, डीडीटी होता है, मेथिलियन होता है, मेलेथियन होता है, क्लोरपाइरिफॉस होता है। ये जो पदार्थ होते हैं कैंसर, स्नायु और प्रजनन संबंधी बीमारियों के लिए और प्रतिरक्षा तंत्र को खराब करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इनकी वजह से हमें ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं दूसरे प्रभाव की। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में के समय इसमें फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। उसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। अब फॉस्फोरिक अम्ल जो है, इसमें जो Fe है लोहा, उसको भी गलाने की क्षमता होती है। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो कितना हानिकारक प्रभाव हमारे डाल सकता है। बात करते हैं तीसरे हानिकारक प्रभाव की कि इसमें उपस्थित एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल जो है रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। ये क्या करता है, एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, जैसे ही इसमें उपस्थित एथिलीन ग्लाइकोल है वो क्या करता है, इसको जमने नहीं देता है। तो कभी भी हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखते हैं तो उनको देखते हैं कि वो कभी भी जमते नहीं है। तो इसमें उपस्थित एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है रसायन, एथिलीन ग्लाइकोल नामक रासायनिक पदार्थ होता है, ये पानी को 0 डिग्री तक भी नहीं जमने देता है और इसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। अब यहाँ से छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए ये बन सकता है कि मीठा जहर है, मीठा जहर क्या है? तो मीठा जहर क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल नामक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, चलते हैं इसकी नेक्स्ट हानिकारक प्रभाव की बात करें तो देखिए चौथा हानिकारक प्रभाव है कि बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल ये मिलकर के कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। अति अम्लता प्रदान करते हैं जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में बाधा आती है। भाई कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं इनमें बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइक, बोरिक अम्ल, एरिथोर्बिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल ये पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में जो एसिड की मात्रा होती है वो क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं, जिसको हम सामान्यतः एसिडिटी भी बोलते हैं। अब अति अम्लता यानी अम्लों की मात्रा अधिक होगी तो हमारे पेट में जलन होगी, खट्टी डकारें आएगी, दिमाग में सनसनी होगी, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, एसिडिटी होगी और हड्डियों का जो विकास है उसमें भी बाधा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार ये जो अम्ल होते हैं तीनों, ये इतने हानिकारक प्रभाव डालते हैं और एसिडिटी जो है प्रेजेंट टाइम पे नॉर्मल समस्या है। इसका कारण यही है कि अति अम्लता हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। पांचवा हानिकारक प्रभाव यह है कि कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS सीसा डाला जाता है। इसमें शीशे की मात्रा भी होती है जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक होता है। इसके साथ देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। कैफीन जो है ये निद्रा को उड़ाने के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, अनिद्रा महसूस होती है, नींद नहीं आती है और सिर दर्द होता रहता है। इस प्रकार 21वां प्रश्न जो है कोल्ड ड्रिंक्स से हमारे शरीर में पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव, इन सब प्रभावों के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। ये दो नीचे भी हैं, 5वां और 6ठा। आप इनको एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर ले सकते हो, जिससे बाद में अपनी नोटबुक में लिख सको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है 22वां, आप लोगों के सामने ये रहा। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए, ये प्रश्न है।
तो उत्तर देखिए इसका कि बाजार में मिलने वाले अनेक खाद्य पदार्थों में कुछ न कुछ मिलावट होती है। मिलावट का प्रहार सबसे ज़्यादा हमारे प्रतिदिन के आवश्यक खाद्य पदार्थों पर हो रहा है। देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। भाई जो भी खाद्य सामग्री आ रही है उन सब में कुछ न कुछ मिलावट होती है। और मिलावट का हानिकारक प्रभाव की बात करें तो और प्रहार जो हो रहा है वो हो रहा है हमारे प्रतिदिन के जो आवश्यक खाद्य सामग्रियां हैं, वो रोजमर्रा में जो खाद्य सामग्री उपयोग में ली जाती है उसमें ज़्यादा मिलावट आ रही है। और देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए इस वस्तु का उपयोग करना ये छोड़ेंगे नहीं और उसी में ये फायदा करते हैं अपना। आजकल नकली आटा, बेसन, तेल, चाय, धनिया, घी, दूध, मिर्च, मसाले आदि खुलेआम बिक रहे हैं नकली। इनका उपयोग कर कोई बीमार हो जाए तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि दवाइयाँ भी नकली बिक रही है। पहले तो खाने की चीज़ें नकली, दूसरा उनको खाएंगे तो बीमार होंगे, बीमार होने के बाद में जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी नकली। तो हर तरह से हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। अगला देखिए ये रहा, आजकल लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। यूपी में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 25% लोग मिलावटी घटिया दूध पी रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाजार में मिलने वाले खाद्य तेल व घी की स्थिति खराब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है और देसी घी में वनस्पति घी मिलाया जाता है। इतनी सारी मिलावटें हो रही है और इन सबको देखें तो हमारा मन करता है कि बाहर की चीज़ों को हम खाना ही बंद कर दें। इसके बाद में देखिए एक और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसी प्रकार मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। इतनी खतरनाक मिलावट जो हो रही है वो हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। अगला देखिए, फल व सब्जियों में रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, केमिकल इंजेक्शन होते हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। ताज़ा दिखाने के लिए लेड व कॉपर विलयन का छिड़काव, गोभी के सफ़ेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। गोभी को सफ़ेद रखने के लिए उस पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं। बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं और इसके कारण DNA में विकृति आ जाती है। और DNA में विकृति का कारण है कि आने वाली जो संतति है उस संतति में शारीरिक समस्या उत्पन्न होगी, इसे कोई कम नहीं कर सकता। आगे देखिए, नकली दवाओं की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित मालेस्कर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड देने की सिफारिश की है, लेकिन फिर भी वही मिलावटी सामान बिक रहा है। आगे देखिए, इसी प्रकार सुरक्षित भोजन के बारे में भारत में मुख्य कानून है 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है, परंतु यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में नाकाम हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर वापस उसी व्यवसाय में लग जाते हैं। सरकार द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जावे एवं धीमी चलने वाली न्याय प्रक्रिया, जानबूझकर जांच कार्य को कमजोर करना, मुकदमों का सही ढंग से न चलना, कामचोरी, धन शक्ति और राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल पर अंकुश लगा दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पर रोक न लग सके। भाई अगर राज्य सरकार इस पर कदम उठाए और सरकार नियमों को कठोर करें, उन नियमों को पालना करने के लिए कहें, न्याय प्रक्रिया जो धीरे चल रही है उसको स्पीड से चलाएं, जांच कार्य में अगर कोई जानबूझकर कमजोरी कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमों को सही ढंग से चलाया जाए। अगर ये सब सरकार कड़ाई बरते तो इनमें सुधार हो सकता है। और इस प्रकार ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा और आपने इसको देखा भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए।
विभिन्न प्रकार के खनिज भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखते हैं पहली कमी क्या है। आयोडीन तत्व। पहला है आयोडीन तत्व। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गलगंड, घेंगा और इंग्लिश में बोलते हैं गॉइटर रोग उत्पन्न होता है। दूसरी हानि की बात करते हैं, कैल्शियम तत्व। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती है। भंगुर आप कक्षा 8 में पढ़ ही चुके हो। जैसे मान लो ये कोई हड्डी है तो थोड़ी सी चोट मारी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी, ये भंगुरता कहलाता है। तीसरी बात करते हैं, तीसरा कैरेक्टर आता है लौह तत्व। यह रुधिर में हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, फास्फोरस तत्व। फास्फोरस कैल्शियम से मिलकर हड्डियां व दांतों को मजबूती प्रदान करता है और इसकी कमी से हड्डियां व दांत कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने ये 5 इसकी हानियां देखी। आगे और देखते हैं। आगे बात करते हैं सोडियम तत्व की। सोडियम तत्व की कमी से मांसपेशियां संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना आदि कार्य प्रभावित होंगे। और छठा देखिए पोटेशियम तत्व। पोटेशियम तत्व की कमी से मांसपेशियों में संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण और शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं में के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ये अगर इसकी कमी होती है, अगर खनिज कुपोषण होता है तो आपको ये जो 6 हानियां मैंने बताई है ये हो सकती है। और इन तत्वों की कमी से क्या क्या कुप्रभाव आपके शरीर पे पड़ेंगे वो आपने देख लिए हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा स्पीड से करिएगा। पहला है आयोडीन तत्व। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाएगा, परिणाम स्वरूप गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। दूसरा देखिए कैल्शियम तत्व। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है। कमी होगी तो हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाएगी, कमजोर और भंगुर होगी तो जल्दी टूट जाएगी। ठीक है। तीसरा देखिए लौह तत्व। ये रुधिर में हीमोग्लोबिन का भाग होता है और इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस तत्व कैल्शियम से मिलकर हड्डियां व दांतों को मजबूती प्रदान करता है और इसकी कमी से दांत व हड्डियां कमजोर हो जाते हैं। सोडियम तत्व की बात करें, सोडियम तत्व की कमी से मांसपेशियां संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना ये कार्य प्रभावित हो जाते हैं। और पोटेशियम तत्व की बात करें तो पोटेशियम तत्व की कमी से मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न होगी। आप इनको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपके चैप्टर के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट 23 प्रश्न जो हैं इस चैप्टर के वो आप लोगों को मैंने व्याख्या करके समझा दिए हैं। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ कि इसमें 9th और 8th क्लास के जो वीडियोज आ रहे थे उनके साथ साथ अब 10th क्लास का भी सॉल्यूशन आ गया है। तो 10th बोर्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को तो आप ज़रूर इस वीडियो का लिंक सेंड करिएगा ताकि उसको इसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को तो हम करते हैं यहीं समाप्त। नेक्स्ट क्लास में फिर और किसी नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे। हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो है कैसा लगा, क्योंकि ये 10th क्लास का सॉल्यूशन का पहला वीडियो है। अगर आप लोग कमेंट अच्छे करते हो, आप लोगों के कमेंट पॉजिटिव आते हैं तो नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का मन करेगा और मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों को वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।